Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया में फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मतलब है इकाइनो मीन्स स्पाइनी एंड डर्मा मीन्स स्किन। इकाइनोडर्मेटा में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर एक नरम एपिडर्मिस होती है। लेट्स सपोज कि ये वो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर और डर्म का मतलब होता है लेयर। ये उनकी बॉडी को कवर कर रही है और ये डेलिकेट लेयर है, नर्म नाजुक लेयर है। इसके नीचे वाली लेयर कहलाती है मेसोडर्म और मेसोडर्म इनके अंदर एक कैल्शियम का बना हुआ कैल्केरियस एंडोस्केलेटन बनाती है जिसके स्पाइन्स जो हैं वो बॉडी से बाहर नजर आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि ये मेसोडर्म है और ये वो स्पाइन्स हैं जो कि बॉडी से बाहर निकले हुए हैं। यहाँ डायग्राम में स्पाइन्स जो हैं वो विजिबल हैं। इन स्पाइन्स की मौजूदगी की वजह से इनको इकाइनोडर्म यानी कि स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे भी हमें ये स्पाइन्स विजिबल हैं और अदर एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं। तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ एनिमल्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर इंक्लूडेड हैं। मूविंग अहेड हम बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स के हैबिटेट की कि ये कहाँ पे रहते हैं। तो इस बारे में हम कह सकते हैं कि दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये समंदर के पानियों में रहते हैं और ये बॉटम में पाए जाते हैं। कुछ इनमें से मोटाइल हैं जो कि मूव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेसाइल हैं, सेडेंट्री हैं। वो समंदर के पानी के नीचे सरफेस जिसको हम सबस्ट्रेटम कहते हैं के साथ अटैच होके रहते हैं। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं। अब अगर इनकी हम सिमेट्री की बात करें कि इनके ऑर्गन्स बॉडी के अंदर कैसे अरेंज हैं, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इकाइनोडर्म्स के अंदर जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं, जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लार्वा मौजूद है और हम सिंगल प्लेन में इसको दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी सिमेट्री कहलाती है बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन जब ये अडल्टहुड की तरफ जाते हैं और ये बड़े होते हैं तो ये अडेप्टेशन शो करते हैं और ये बायलैटरल सिमेट्री से शिफ्ट करते हैं टूवर्ड रेडियल सिमेट्री और ये रेडियल सिमेट्रिकल हो जाते हैं। रेडियल सिमेट्री बॉडी की एक ऐसी सिमेट्री है कि जिसके अंदर बॉडी को मोर देन वन प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ आप इस बॉडी को टॉप टू बॉटम जब डिवाइड करेंगे तो दो मिरर इमेजेस बनेंगे और अगर लेफ्ट टू राइट डिवाइड करेंगे फिर भी दो मिरर इमेजेस बनेंगे। ऐसी सिमेट्री, ऐसी ऑर्गन्स की अरेंजमेंट कहलाती है रेडियल सिमेट्री। अब हम ये देखेंगे कि ये बायलैटरल सिमेट्री से रेडियल सिमेट्री की तरफ क्यों शिफ्ट करते हैं और इसको हमने अडेप्टेशन क्यों कहा। जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है लार्वल स्टेजेस में तो ये यूजुअली मोटाइल होते हैं, लेकिन जब ये अडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो ये सेसाइल हो जाते हैं, ये रुक के रहते हैं, जिस वजह से फूड इनका किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। दैट इज वाई इनको रेडियल सिमेट्री रिक्वायर्ड होती है ताकि ये बॉडी के चारों तरफ अपने नर्वस स्ट्रक्चर्स रखें और किसी भी डायरेक्शन से आने वाले फूड को ये कैप्चर कर सकें। अब चूंकि रेडियल सिमेट्री इनको इनके हैबिटेट में हेल्प करती है फूड कैप्चर करने में, तो इसको हम कहते हैं इट इज अडेप्टेशन। बॉडी का ऐसा चेंज जो किसी एनिमल को किसी खास एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करे, वो अडेप्टेशन कहलाता है। फाइनली हम देखेंगे कि जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनकी बॉडी ऐसी स्फेरिकल होगी और इनकी एक तरफ बॉडी के एनस होगा जो साइड एबोरल कहलाएगी और बॉडी की एक तरफ इनके माउथ होगा जो साइड इनकी ओरल कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज एबोरल साइड, ये बॉडी की वो सरफेस है जिधर एनस मौजूद है एंड नीचे वाली सरफेस जो है ये ओरल साइड है। ओरल साइड वो साइड कहलाती है जिस तरफ इनका माउथ मौजूद होता है। तो ये दो नई एनाटॉमिकल टर्म्स हैं जो हमने आज इंट्रोड्यूस की हैं। हम इकाइनोडर्म्स के अंदर बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो इनके अंदर वेरिएबल बॉडी फॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि फ्लैट बॉडीज जस्ट लाइक बिस्किट्स मौजूद हैं केक अर्चिन्स के अंदर। इसी तरह से स्टार शेप्ड बॉडीज जिनके अंदर आर्म्स की लेंथ काफी ज्यादा होगी वो ब्रिटल स्टार में मौजूद हैं। इसी तरह एक और स्टार शेप्ड बॉडी भी है लेकिन जिसमें आर्म्स की लेंथ काफी शॉर्ट होगी, इसको स्टार फिश कहते हैं। ग्लोबुलर बॉडी, स्फेरिकल बॉडीज सी अर्चिन में पाई जाती है और इलोंगेटेड बॉडीज भी मौजूद हैं जैसा कि सी क्यूकम्बर। तो हम कंक्लूड करते हैं कि इकाइनोडर्म्स हैव वेरिएबल बॉडी फॉर्म्स और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है इनकी बॉडी फॉर्म्स के अंदर।
इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर जनरली इनके अंदर एक सेंट्रल डिस्क पाई जाती है कि जिसमें से आर्म्स इलोंगेट करती हैं और आर्म्स उसमें से निकल के बाहर की तरफ आती हैं। यहाँ पे भी सेंट्रल डिस्क देखी जा सकती है और ये आर्म्स हैं जो सेंट्रल डिस्क से रेडिएट होकर निकल के बाहर की तरफ आ रहे हैं। आफ्टर डिस्कसिंग बॉडी ऑफ इकाइनोडर्म्स हम बात करेंगे इनके अंदर जर्म लेयर्स की और सीलोम की। तो हम देखते हैं दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और ये सीलोमेट्स हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है दिस इज बॉडी वॉल जो कि एक्टोडर्म कहलाएगी। सबसे अंदर वाली लेयर येलो कलर के अंदर हमारी गट बना रही है, ये एंडोडर्म है। और इन दोनों के दरमियान वाली लेयर इज मेसोडर्म जो कि रेड कलर में शो की गई है। मेसोडर्म 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, बाहर वाली लेयर को पेराइटल और अंदर वाली लेयर को विसरल लेयर कहते हैं। और दोनों के दरमियान का स्पेस सीलोम कहलाता है। सीलोम के अंदर फ्लूइड होता है। जिन एनिमल्स के अंदर जर्म लेयर्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है और उनमें ट्रू सीलोम होती है उनको सीलोमेट्स कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम और ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम इनका सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। हम देखेंगे इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इकाइनोडर्म्स की अगर हम बॉडी को देखें तो उनके अंदर चैनल्स मौजूद हैं, पाइप्स और ट्यूब्स मौजूद हैं सीलोम के अंदर, और ये माउथ के अराउंड भी मौजूद हैं और ये आर्म्स के अंदर भी एक्सटेंड होके जाती हैं। यहाँ डायग्राम में देखा जा सकता है ये माउथ के गिर्द मौजूद है एक चैनल। इस चैनल को कहा जाता है रिंग कैनाल, और रिंग कैनाल से निकलती हैं ट्यूब्स, रेडिएट करती हैं जो कि आर्म्स में जा रही हैं, इनको कहते हैं रेडियल कैनाल्स। और इनके अंदर पानी सर्कुलेट करता है, वाटर इनके अंदर सर्कुलेट करता है। और वाटर कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता है? पानी एंटर होता है मैड्रीपोराइट से, और मैड्रीपोराइट क्या है? एक जाली की तरह का सुराख है जो कि एबोरल साइड पे पाया जाता है। एबोरल साइड हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि एनिमल की वो वाली सरफेस है जिधर उसका एनस पाया जाता है। सो हियर इज मैड्रीपोराइट। यहाँ से पानी अंदर जाता है, पानी मैड्रीपोराइट से पहुंचता है रिंग कैनाल के अंदर, रिंग कैनाल से मूव करता हुआ रेडियल कैनाल्स में। और रेडियल कैनाल्स के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूब फीट मौजूद हैं। सो दीज आर ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट हैं और ट्यूब फीट के साथ एम्प्यूली हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पानी को अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो पानी फाइनली पहुंचता है एम्प्यूली और ट्यूब फीट तक। जब ये पानी ट्यूब फीट के अंदर जाता है तो ट्यूब फीट आगे की तरफ क्या होते हैं? एक्सटेंड, और ये सरफेस के साथ अटैच होकर एनिमल को मूव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ एक टर्म इस्तेमाल की गई है ग्रूव, कि ट्यूब फीट की लोकेशन क्या है? कि ये ग्रूव्स जो आर्म्स के नीचे हैं उनके साथ साथ एजेस के ऊपर मौजूद हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि हमारे ग्रूव किसको कहते हैं। तो अगर हम इस आर्म को नीचे से देखें तो इसके बिल्कुल दरमियान की जो जगह है ये अंदर की तरफ बेंड हुई हुई है, डिप्रेशन है, इसको हम ग्रूव कहते हैं। और ग्रूव के दोनों तरफ वाली जो साइड है ये काफी बाहर की तरफ उभरी हुई है, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको हम एज कहते हैं। तो ग्रूव के साथ साथ जो एजेस हैं उनके ऊपर ट्यूब फीट मौजूद हैं। और ट्यूब फीट में जब पानी आता है तो ये आगे की तरफ एक्सटेंड होते हैं और ये सरफेस के साथ अटैच होते हैं। इस तरह एनिमल मूव करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्यूब फीट में जब पानी आएगा तो ये आगे एक्सटेंड होगा, सरफेस के साथ अटैच होगा, पानी वापस निकलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एनिमल को उस डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता हुआ लेकर जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स। आफ्टर डिस्कसिंग वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन इकाइनोडर्म्स की। हम देखते हैं कि इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होती हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म्स और एग्स बॉडी से बाहर रिलीज किए जाते हैं और वहां आपस में फर्टिलाइज होते हैं। इनके अंदर जो लार्वी पाए जाते हैं उनको कहते हैं बायपिनेरिया और ब्रेक्यूलेरिया। इनके डेवलपमेंट में सबसे पहले जो लार्वी बनता है वो बायपिनेरिया है। बायपिनेरिया डेवलप होता है इनटू ब्रेक्यूलेरिया और वो इनटू जुवेनाइल और वो फिर एडल्ट बनाता है। अगर हम इनके लार्वी की सिमेट्री की बात करें तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बायपिनेरिया भी बायलैटरल सिमेट्रिकल है और ब्रेक्यूलेरिया भी बायलैटरल सिमेट्रिकल है। अगर हम इनमें रीजनरेशन की बात करें, व्हाट इज रीजनरेशन? एक ऐसा फिनोमेना कि जिसमें लॉस्ट ऑर्गन्स को एनिमल दोबारा बना लेता है, उसे रीजनरेशन कहा जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं हम कि ये एक स्टार फिश है। लेट्स सपोज कि हमने इसको कट कर दिया 2 हिस्सों में, एक ये पीस ऑफ द बॉडी आ गया और एक ये पीस ऑफ द बॉडी आ गया। तो ये दोनों पीस क्या करेंगे? अपना जो लास्ट पोर्शन है, ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये दोबारा से बना लेंगे। तो दोबारा से जो उनके पोर्शन कट हो जाता है वो ये वापस बना लेते हैं। द फिनोमेना इज टर्म्ड एज रीजनरेशन। देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर रीजनरेशन इन स्टार फिश, सी लिलीज और बाकी एनिमल्स में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल ऑफ रीजनरेशन मौजूद है। मूविंग अहेड हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ इकाइनोडर्म्स के, इनको कहां प्लेस किया गया। हम देखेंगे कि इकाइनोडर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम बहुत पुअर है और ये बहुत अच्छा डेवलप नहीं है।
इसी तरह इनके अंदर ब्रेन मौजूद नहीं है, बल्कि ब्रेन की जगह नर्व रिंग है और फेरेंजियल रीजन के अंदर ये मौजूद है जहाँ पे फेरिंग्स है। इसका मतलब है इनके अंदर लो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स नहीं है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये फेरिंग्स का रीजन है, माउथ रीजन, इसके इर्द गिर्द नर्व रिंग है और गैंग्लिया मौजूद हैं। गैंग्लिया कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ब्रेन मौजूद नहीं है और कोई स्पेशल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। चूंकि ये एनिमल्स कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हम देखेंगे इनको कहाँ प्लेस किया जाए। तो फाइलम्स में हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास फाइलम पोरीफेरा आता है, उसके बाद प्लेस्ड है नाइडेरिया, देन वी हैव प्लेटीहेलमिन्थ्स, उसके बाद हमारे पास है नीमाटोडा, नीमाटोडा के बाद आता है एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। फाइलम मोलस्का के बाद हमारे पास आता है इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे इनको प्लेस किया गया और इनके बाद आते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो कहा यह जाता है कि इनको यहां प्लेस करना यानी कि तमाम इनवर्टिब्रेट से ऊपर प्लेस किया गया, ये ऑब्जेक्शनेबल है, क्वेश्चनेबल है। और ऐसा क्यों किया गया, इसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो अदर इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम्स हैं ये इकाइनोडर्मेटा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और जो फाइलम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम टॉप पे प्लेस करते हैं, जो लेस कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम पहले प्लेस करते हैं। जैसे कि पोरीफेरा सबसे सिंपल फाइलम है तो हमने इसको स्टार्ट में प्लेस किया, लेकिन इकाइनोडर्मेटा को इतने पुअर सिस्टम्स के साथ लेस कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद हमने काफी टॉप पे जाके प्लेस किया। इसकी प्लेसमेंट हमने हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के साथ कर दी है, यानी कि तमाम इनवर्टिब्रेट्स के टॉप पे प्लेस किया गया। जबकि इसकी जो असल में प्लेस है वो जो ये डिजर्व करता है वो एनिलिडा से भी बिलो डिजर्व करता है प्लेस। तो हम देखेंगे कि इसकी क्या लॉजिक है कि क्यों इसको टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्लेस किया गया। इकाइनोडर्म्स को एट द टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स प्लेस करने की रीजन जो है वो है एफिनिटीज यानी कि सिमिलैरिटीज बिटवीन इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। इकाइनोडर्म्स इनवर्टिब्रेट्स से ज्यादा कॉर्डेट्स के साथ सिमिलैरिटीज शो करते हैं, जैसे कि दोनों के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान रेडियल क्लीवेज होती है। रेडियल क्लीवेज में जो सेल्स बनते हैं उनकी लेयर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होती हैं और ये कॉन्सेप्ट हमने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आई रिकमेंड आप उन लेक्चर्स को दोबारा देखें और अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करें। सिमिलरली हम देखते हैं कि दोनों इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा जो है ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है वो एनस बनाता है। सो हियर इज द ब्लास्टोपोर और ये एनस बना रहा है और दोनों के अंदर बायोकेमिस्ट्री भी कॉमन है, जैसे कि इनके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोक्रिएटिन दोनों के अंदर मौजूद होता है। दोनों के अंदर मीजोडर्मल स्केलेटन है, स्केलेटन दोनों का मीजोडर्म से बना हुआ होता है इसलिए वो एंडोस्केलेटन कहलाता है। अगर एक्टोडर्म से बने तो उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। दोनों फाइलम्स के जो एनिमल्स हैं वो उनके अंदर सीलॉम की जो फॉर्मेशन है वो भी कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे आउट पाउचिंग से सीलॉम की फॉर्मेशन हो रही है। ये तमाम चीजें हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस की हैं। इन तमाम सिमिलैरिटीज को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स जो हैं इनका एंसेस्टर कॉमन था, यानी कि ये एक ही एंसेस्टर से आगे अराइज हुए। माजी में एक ही तरह के एनिमल से ये दोनों फाइलम्स के एनिमल्स बने हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दे हैव कॉमन एंसेस्ट्री। यहाँ पे रेड लाइन जो शो कर रही है कि ये इनका एंसेस्टर था। अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट इनकी जो सिमिलैरिटीज हैं ये एक्सीडेंटल नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि बाय चांस ये आपस में सिमिलर हो गए, और ना ही ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। यहाँ पे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें यह समझा जाता है कि दो एनिमल्स जो डिफरेंट इंसेस्टर से आते हैं अगर उन्हें सेम एनवायरनमेंट में रखा जाए तो वो एक जैसे हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कंसीडर करें फ्लाइज को और बर्ड्स को कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों के कॉमन फीचर्स क्या हैं, दोनों के पास विंग्स हैं और दोनों फ्लाई करते हैं। तो दोनों के एंसेस्टर तो डिफरेंट थे, लेकिन सेम एनवायरनमेंट में होने की वजह से इन दोनों ने आपस में सिमिलैरिटी पैदा कर ली, जो कि क्या है, फ्लाइट और विंग्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स की सिमिलैरिटीज की बात करें तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से नहीं है, ना ही ये एक्सीडेंटल है, बल्कि इनका एंसेस्टर क्या था, कॉमन, और एक जैसे एनिमल से ये बने हैं। दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज शो करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा।